Hello friends, once again welcome to my channel Physics की पाठशाला. Today once again I am presented before you to discuss a very important topic of class 11th Physics chapter 2 Units and Measurements. The topic is propagation of errors or the combination of errors. जैसा कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स में हम ढेरों एक्सप्रेशंस को डील करते रहते हैं. हम ढेरों ऐसे एक्सप्रेशंस के कांटेक्ट में आते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ किसी न किसी बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा वो जुड़ करके या किसी बेसिक ऑपरेशन से एक दूसरे से मिंगल करके एक फाइनल रिजल्ट बनाती हैं. तो अगर हम ये जो क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे, जिसको हम मेज़र कर रहे थे, अगर इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में हमारी कुछ एरर्स आती है तो उस एरर की वजह से फाइनल रिज़ल्ट भी अफेक्टेड होगा. लेकिन फाइनल रिज़ल्ट किस प्रकार से अफेक्टेड होगा और कितना अफेक्टेड होगा, फाइनल रिज़ल्ट्स में कितनी एरर आएगी, हम इसी को पढ़ने तथा समझने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. आप कोई सा भी एग्जामिनेशंस, या तो होम एग्जामिनेशन 11th क्लास का या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उठा के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन मिलेगा. इस प्रकार से यह टॉपिक आपके होम एग्ज़ाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये बाकी और भी अन्य एग्जामिनेशंस जो हैं उनमें जहाँ भी फिज़िक्स पूछी जाती है उसमें इसका कुछ न कुछ योगदान ज़रूर रहता है. इसलिए आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको एक बार पूरी तरह से समझने का प्रयास करिए. ये काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन देखा ये गया है कि बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं. हम इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, इस टॉपिक को एज एक पर द फंडामेंटल ऑपरेशंस 5 हिस्से में बांट लेते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिकल्स हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसको एक केस जो कि था मल्टीप्लिकेशन का, उसको एक्सटेंड कर दिया, एज ए पावर में हमने ले लिया था. इसलिए हम यहाँ पे जो 5 केसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर्स इन द सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज़, यानी वो केस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड अप हो रही हैं, उस केस में रिजल्ट किस प्रकार से अफेक्टेड होगा. नेक्स्ट वन विल बी द एरर्स इन द केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़. Third one case will be errors when the 2 or more than 2 quantities are in the form of the products. And fourth case will be errors when the 2 or more than 2 quantities are in the case of in form of the divisions or in the form of the quotients. And the last case will be the errors when the 2 quantities or more than 2 quantities are in the form of the power. Power एक repeated multiplications का स्पेशल केस है, उसको हम लोग अलग से भी देख लेते हैं. चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ द एरर इन द सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज़. यानी हम यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे एक रिज़ल्ट है जहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ ऐड हुई हैं, तो इनकी अगर मेज़रमेंट हम 2 जो मेज़रेबल क्वांटिटीज़ थी उसको अगर मेज़र करके हम फाइनल रिज़ल्ट पे आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल क्वांटिटी के मेज़र करने पे कुछ अगर एरर बनती है तो वो एरर फाइनल रिजल्ट को किस प्रकार से अफेक्ट करेगी, हम यहाँ पे यही पढ़ना चाहते हैं. हम मान लेते हैं कि लेट द फिजिकल एक्सप्रेशन इज z इज इक्वल टू a प्लस b, वेयर a एंड b आर द 2 मेजरेबल क्वांटिटीज टू विच वी आर गोइंग टू मेजर, एंड z इज द रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ दीज 2 क्वांटिटीज. लेट द एब्सोल्यूट एरर in A is delta A and the absolute error in measurement of the quantity B is delta B. Then we can write A is equal to A plus minus delta A and B can be written as B is equal to B plus minus delta B. अर्थात अगर हम ये कहें कि हम इन 2 क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहे थे A और B को, A और B में अगर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए तथा डेल्टा बी से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ए को बोल सकते हैं ए प्लस डेल्टा ए, जहाँ डेल्टा ए क्वांटिटी ए में एब्सोल्यूट एरर है, तथा बी को हम बोल सकते हैं बी प्लस डेल्टा बी, यहाँ पर भी डेल्टा बी क्वांटिटी बी के मेज़र करने पर उसमें बनने वाली एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर इन दोनों में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए तथा डेल्टा बी की आ रही है तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी अफेक्टेड हो जाएगा. उस बनने वाले रिजल्ट्स को हम अगर z प्लस डेल्टा z बोल दें
z प्लस डेल्टा z, यहाँ पर हमने माना कि डेल्टा z हमारा एब्सोल्यूट एरर है z के अंदर, तो z प्लस डेल्टा z कैन बी रिटन एज द a प्लस माइनस डेल्टा a, instead of the a we have written plus b plus minus delta b. Here we are considering the plus minus sign both because the absolute error may be the positive, यानी हमारी जो मेजरेबल क्वांटिटी थी, जो ट्रू वैल्यू थी उस क्वांटिटी की, उससे ज़्यादा हो सकती है तथा उससे कम भी हो सकती है। इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ माइनस साइन को भी कंसीडर कर लिया है। तो अगर यहाँ पर प्लस होता है, यानी हमारी जो क्वांटिटी में हम ज़्यादा मेज़र कर रहे थे, एरर अगर पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर बनने वाला भी एरर जो हमारे z में बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव है तो यहाँ पर बनने वाला एरर भी निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हम z में दोनों तरह की एरर्स को देखेंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। चलिए इसको एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे इस ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज़ करें, इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं तो a प्लस बी की जगह हम z बोल सकते थे। अगर हम वहाँ इक्वेशन 1 से a प्लस बी की जगह z बोल देते हैं तो ये कुछ रिजल्ट इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। सो z to z cancel out, then delta a delta z plus minus delta z can be written as plus minus delta a plus delta b, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द क्वांटिटी z, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द क्वांटिटी z। अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन को सिर्फ कंसीडर करेंगे, देन वी कैन राइट डेल्टा z मैक्सिमम पॉसिबल एरर, maximum possible error can be written as delta z is equal to delta a plus delta b। यहाँ से हम एक रूल फाइंड आउट करते हैं, एक रूल निकालते हैं। इसी को अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि whenever the two or more than two quantities are added, then the error in the final result will be equal to the error in the individual quantities, that is the absolute error in the individual quantities। अर्थात अगर हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे थे तो जो फाइनल रिजल्ट में बनने वाली एब्सोल्यूट एरर होगी वो इंडिविजुअल मेजरेबल क्वांटिटीज़ के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगी। एक बार फिर से इसको आप समझ सकते हैं, जो रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट में बनने वाली जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगी। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा केस एरर्स इन द केस ऑफ द डिफरेंसेस भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं व्हेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन केस ऑफ द two or more than two quantities are in the form of the subtractions. Case number 2 is when the errors or the expression, the terms are in the form of the differences. So we are going to consider the second case, errors in the differences of the two quantities। या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक दूसरे से डिफरेंस के फॉर्म में एसोसिएटेड थी तो बनने वाला फाइनल रिजल्ट किस प्रकार से प्रभावित होगा। हम ये मानते हैं कि एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू a माइनस बी, जहाँ पे दो क्वांटिटीज़ a और b एक दूसरे से माइनस साइन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो बनने वाला रिजल्ट z में कितना एरर आएगा या a और b के बीच में बनने वाली जो इंडिविजुअल एरर्स है वो z को किस प्रकार से या फाइनल रिजल्ट को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से कह सकते हैं, अगर हम a को मेज़र कर रहे हैं, अगर इसमें बनने वाली एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा a कहते हैं तथा b में बनने वाली एरर को डेल्टा b कहते हैं, तो जैसा कि हमने अभी किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं a कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b कैन बी रिटन एज b प्लस माइनस डेल्टा b, because the errors in the a is the delta a and the error in the quantity b is the delta b, so it will affect the final result. Let the final result is z plus minus delta z, where delta z, delta a and delta b are the respectively the absolute error in the quantities z, a and b. Then again just by simply
opening the bracket, we can write a minus b plus minus delta a, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया यानी माइनस प्लस डेल्टा बी, दिस कैन बी रिटन एज z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं तो a माइनस बी की जगह हम z बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे हम फिर z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z बोल सकते हैं। अब सिंपल सा एक्सप्रेशन है, हम यहाँ इस z को इस z से कैंसिल आउट कर सकते हैं, या तो आप ट्रांसपोज करके कर लीजिए, तो हमारा रिजल्ट आएगा डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को निकालना चाहें, देखिए वर्ड्स जो है हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को निकालना चाहते हैं, तो इन केस ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम की जहाँ बात कर रहा हूँ वहाँ पर निगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम निगेटिव साइन कंसीडर कर लेते हैं तो वो तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, वो केस हमें नहीं करना है। हमें मैक्सिमम एरर्स को अगर पढ़ना है तो हम मैक्सिमम एरर्स के केसेस में फिर से प्लस साइन को कंसीडर करते हैं, देन इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फिर से हमारा वही एक रिजल्ट आता है जैसा पहले हमें ऑब्टेन हुआ था। तो यहाँ से अगर फिर से हम इसको एज अ फॉर्म ऑफ द रूल्स कहना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हेन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज आर इन द केस ऑफ इन द एसोसिएटेड विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द सब्ट्रैक्शन, देन द फाइनल रिजल्ट, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ईच क्वांटिटी। अगर दो क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। अगर दो से ज़्यादा क्वांटिटी होती तो दो से ज़्यादा क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटीज होती उन सभी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहला केस हमने पढ़ा था कि व्हेन द टू क्वांटिटीज आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द समेशंस और दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द प्लस साइन, बट हियर इफ द क्वांटिटीज आर एसोसिएटेड विथ each other in the form of the subtraction, then again the result is coming the same. That is the delta z, absolute error in the final result is equal to the absolute error in the quantity A plus absolute error in the quantity B. ये कुछ इस प्रकार से है कि हम एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती भी अगर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी गलती कम हो गई। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन का केस था, अगर हमने इसको मेज़र करने में डेल्टा ए की एरर किया था, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए थी, तथा इसको मेज़र करने में हमने डेल्टा बी की एरर किया था, तो ये दोनों एरर्स फाइनल रिजल्ट में प्लस ही होंगी, एरर्स को इम्प्रूव करेंगी, उसको सब्ट्रैक्ट या उसको डिक्रीज नहीं करेंगी जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स की बात करते हैं। इसीलिए एक एग्जांपल हमने दिया था कि एक गलती को अगर हमारी हो गई है, दूसरी गलती हम जब कर देते हैं तो उससे हमारी जो एरर हो जाएगी या गलतियां हो जाएंगी वो कम नहीं हो जाएंगी, उससे हमारी गलती जो होगी, मैक्सिमम गलती अगर होगी तो वो इंक्रीज ही करेगी। यानी यहाँ पर ये दोनों प्लस साइन के साथ ही आएंगे। ये दो केसेस हम लोगों ने पढ़ लिया, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम इन पांचों केसेस को पढ़ लेते हैं, हम इसके बेस के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। चलिए एक थर्ड केस भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द टू और मोर देन टू क्वांटिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ द multiplications, so let us third case is the when errors in the product of the two quantities, अर्थात दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के रूप में एसोसिएटेड हैं तो क्या एरर बनेगी, हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। मान लेते हैं हम कि एक हमारा फिजिकल रिलेशंस था z इज इक्वल टू a इंटू बी। यहाँ पर दो क्वांटिटी a और b एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो बनने वाला रिजल्ट अगर z है तो इनके बीच में होने वाली एरर्स से ये किस प्रकार से प्रभावित होगा, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था वही हम लोग फिर से यहाँ डिस्कस करते हैं, वही कंसीडर करते हैं। लेट द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी a इज डेल्टा a and the absolute error in the measurement of the quantity b is delta b, then the a and b can be written as a plus minus delta a, and the quantity b can be written as b plus minus delta b. Because of these errors, the final result z can be represented as z plus minus delta z.
अर्थात अगर ए में बनने वाली एरर्स एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है तथा बी क्वांटिटी में बनने वाली एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, तो हम इस ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनके कारण से जो फाइनल रिजल्ट में बनने वाली एरर्स है उसको हम z प्लस माइनस डेल्टा z भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमारे को देखिए मिलेगा क्या, ए बी, ए से ब्रैकेट ओपन किया, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अगर हम इस प्लस डेल्टा ए से अगर ओपन करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये रिजल्ट ऑब्टेन होता है जो कि z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहते हुए इसको दोनों तरफ से इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 से डिवाइड करने का मतलब हम इधर इसको z से डिवाइड कर देते हैं तथा इधर हम इसको a इंटू बी से डिवाइड कर देते हैं। तो जो बनने वाला रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, z बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 1 ए बी बाई ए बी, 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। देखिए ये z बाई जेड को फिर से हम 1 कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको 1 लिख लेते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑल दीज थिंग्स। सो दिस 1 to this 1 is cancelled out. Remaining result will be delta z by z is equal to plus minus a to a cancel out, delta b by b plus minus b to b cancel out, delta a by a plus minus delta a by a into delta b by b। देखिए हमारा जो रिजल्ट होगा डेल्टा ए यानी जो एब्सोल्यूट एरर होगी दैट विल बी द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इस अगर स्मॉल क्वांटिटी को हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से यानी ए से डिवाइड करते हैं तो ये बनने वाला रिजल्ट फिर और भी स्मॉल हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन 1। सिमिलरली डेल्टा बी बाई बी, दिस विल बी अगेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, much more smaller than the 1. So these two quantities, individual two quantities are quite small, and if they are in the form of the product then the result will be again very much smaller. So on that case we can neglect this one, we can neglect their product, that is the delta a by a into delta b by b is a very small quantity, so it can be neglected. On that case it will be converted to delta z by z is equal to plus minus delta b, और वी कैन राइट प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, पहले इसको लिख लिया, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस। अर्थात अगर हम यहाँ पर फिर से मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स की बात करना चाहें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स की अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर इसी को हम एक रूल के रूप में कहना चाहें, एक फॉर्मूले के रूप में कहना चाहें या एक शॉर्ट स्टेटमेंट के रूप में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि relative error delta z by z will represent the relative error in the quantity z. The relative error in the final result will be equal to the sum of the relative error in the measurable quantities. अर्थात जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट में जो बनने वाला रिलेटिव एरर बनेगा वो रिलेटिव एरर जितनी भी हमारी मेजरेबल क्वांटिटी थी, यहाँ पे 2 ही क्वांटिटी इसलिए 2 का ही हम सम देख रहे हैं, अगर 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होंगी तो उन सभी का भी यहाँ पे समीशन दिखेगा। तो हम डेल्टा z बाई जेड दैट इज द रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी z इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी a प्लस रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी b। मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आता है तो हम लोग अब अगले केस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला केस जो कि हमारा एरर्स इन द केस ऑफ द डिवीजन और इन द टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट केस इज द एरर इन द डिवीजन ऑफ द क्वोशंट, एरर इन द डिवीजन और द क्वोशंट। अर्थात यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से डिवीज़न के फॉर्म में एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पर एरर किस प्रकार से प्रोपगेट करेगी हम ये पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए एक हम लोग एक्सप्रेशन ले लेते हैं z इज इक्वल टू ए बाई बी।
यानी हमारे ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक दूसरे से डिवाइड के फॉर्म में एसोसिएटेड हैं, तथा जो फाइनल रिजल्ट है वो z है। जैसा हमने पहले माना था वैसे ही हम यहाँ पे फिर से एज्यूम करते हैं कि लेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी a इज़ डेल्टा a and the absolute error in the measurement of the quantity b is the delta b, and the final in the final result z, the absolute error is delta z. So we can write this z is equal to z plus minus delta z, and the a can be written as a plus minus delta a, and b can be written as b plus minus delta b. अगर हमने इस प्रकार से इसको लिखा, यानी इस a को a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b को b प्लस माइनस डेल्टा b के फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ से हम अगर a को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, तथा यहाँ से अगर b को कॉमन कर लेते हैं डिनोमिनेटर से तो बनेगा b कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। यहाँ से इस a बाई b को हम फिर से z के बराबर कह सकते हैं, तो जो बनने वाला रिजल्ट आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b टू पावर -1। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए पावर -1 हो गया। इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू पावर n, जैसा कि बायनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था और हम जानते भी हैं कि 1 प्लस एक्स टू पावर n कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी एक्सपेंडेड एज अ 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारा डेल्टा b बाई बी ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, लेस देन 1 है, उस केसेस में अगर हम इसको हायर ऑर्डर पे एक्सपेंड करेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू पावर 4 होने पर उसकी जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी रिजल्ट और छोटा होता जाएगा। तो हम लोगों ने इस केसेस के लिए पढ़ा था, अगर इस प्रकार से रिजल्ट हमारे आते हैं तो हम 1 प्लस एक्स टू पावर n को सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि पहले 2 टर्म्स ही जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। सो टू दिस बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम्स वी कैन राइट 1 प्लस एन एक्स, n की जगह -1 इंटू एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा b बाई b। सो if we want to write, then we can write 1 plus minus delta a by a into 1, यहाँ देखिए माइनस के साथ है इसलिए ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। यहाँ से हम इस साइड में z को अगर कॉमन कर लें तो हम इसको लिख सकते थे डेल्टा z बाई z, या z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। इस z से इस z को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो बनने वाला रिजल्ट आएगा डेल्टा z बाई z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, फिर डेल्टा a बाई a प्लस माइनस से इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनता है डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। फिर से जैसा हम लोगों ने पिछले रिजल्ट में डिस्कस किया था, डेल्टा a बाई a इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा a बाई a एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी a टू द ट्रू वैल्यू और द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी a, इन दोनों का रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर इसका वैल्यूज़ 1 से छोटा होगा, अगर हम उसको प्रोडक्ट करते हैं तो और छोटा हो जाएगा। इस केसेस में हम इस टर्म्स को, यानी इन क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो बनने वाला रिजल्ट जो हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। 1 से 1 कैंसिल कर लेते हैं, तो जो बनने वाला रिजल्ट आएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। इसलिए अगर हम ये चाहें कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स अगर हम निकालना चाहते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में फिर से हम लोगों को पॉजिटिव साइन ही सिर्फ कंसीडर करना है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये आपका एक फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल स्टेटमेंट है। इसको अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में फिर से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर्स
सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ थी, इसलिए 2 क्वांटिटीज़ के रिलेटिव एरर्स के सम के बराबर है। अगर 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हम ले लेते, यहाँ पे एक्सप्रेशन में और भी अगर क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होते, तो वहाँ पर इसी तरह का एरर हमें मिलता, लेकिन उनका भी समीशन आ रहा होता। यानी हम इसको अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कहें, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर, द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द ईच मेजरेबल क्वांटिटीज। I think up to here it's okay. Now one more result, 5th result is left over, that we want to find out what will be the error in the case of the power of the quantity। यानी यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हैं, तो उस केस में किस प्रकार से एरर प्रोपेगेट करेगी। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। टू डिस्कस द एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, लेट अस डिस्कस एन फिजिकल एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू a टू पावर n। दैट इज़ अ कोई एक मेजरेबल क्वांटिटी है a, उसकी पावर n है। अगर हम इसको पावर n लेते हुए a टू पावर n करते हुए जो बनने वाला रिजल्ट है वो z है, तो हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं कि a में होने वाली गलती, a में होने वाला एरर्स z को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था वैसे ही हम फिर से यहाँ पे करते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि a में जो होने वाली एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर्स है, अगर हम उसको डेल्टा a कह देते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट है डेल्टा z, तो अगर रिजल्ट में बनने वाली एरर को हम डेल्टा z कह देते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं z इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a टू पावर n। अर्थात अगर a में बनने वाली एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है, तो फाइनल रिजल्ट में बनने वाली एरर्स को हम डेल्टा z से रिप्रेजेंट करें, तो जो इस एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू a टू पावर n को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फिर से सॉल्व करने के लिए और एक फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, इजी रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, यानी हम इसमें बनने वाली एरर्स कितनी होगी z क्वांटिटी में, उसको पढ़ने के लिए हम इस क्वांटिटी को, इस एक्सप्रेशन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। a को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ रिजल्ट बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू पावर n। यहाँ पर a कॉमन ना होकर के, क्योंकि a प्लस माइनस डेल्टा a टू पावर n है, तो हम a टू पावर n को कॉमन करेंगे, तब हमारा रिजल्ट बनेगा a टू पावर n इज इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू पावर n। अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम्स 1 प्लस एक्स टू पावर n, बाइनोमियल थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसा हम जानते थे 1 प्लस एक्स टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा a बाई a इज़ अगेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेस देन 1। अगर इस प्रकार की क्वांटिटी हमें मिलती है जहाँ पर ये रिजल्ट डेल्टा a बाई a 1 से छोटा है, तो उस केसेस में हम लोग इस पूरे को एक्सपेंड नहीं करते। हमारे पहले ही सिर्फ 2 टर्म्स ही जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसके एक्सप्रेशंस को अगर बाइनोमियल से लिखें तो हम 1 प्लस एन एक्स बोल सकते हैं, यानी 1 प्लस n जो पावर थी वो आगे आ जाती है, डेल्टा a बाई a लिख सकते हैं। बाकी को हम छोड़ सकते हैं, बाकी को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो बनने वाला रिजल्ट होता है z प्लस माइनस डेल्टा z। यहाँ से अगर हम z को कॉमन कर लेते तो हम बोल सकते थे z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a टू पावर n 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। इस a टू पावर n को हम इक्वेशन 1 का अगर यूज़ करें तो a टू पावर n कैन बी रिटन एज अ z, सो दिस कन्वर्ट्स इनटू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a बाई a। z to z cancel out, the final result 1 plus minus delta z by z is equal to 1 plus minus n times delta a by a. Hence maximum possible errors, once again we are discussing maximum possible error। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की हम बात करते हैं तो फिर से हमें पॉजिटिव साइन लेना है, 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a। ये आपका एक फाइनल स्टेटमेंट होता है। इसी को अगर हम एक स्टेटमेंट या रूल के टर्म्स में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्ट, द फ्रैक्शनल एरर
in the result will be equal to n times the fractional error in the measurable quantity। यानी जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे थे उसमें बनने वाली फ्रैक्शनल एरर का n टाइम्स यानी जितनी पावर थी उतने गुना जो एरर बनेगी वो फ्रैक्शनल एरर ऑफ द z या जो रिज़ल्ट होगी उसके बराबर होगी। या दूसरे तरह से भी इसको कह सकते हैं जो रिज़ल्ट में बनने वाली फ्रैक्शनल एरर होगी वो n टाइम्स जो क्वांटिटी थी जिसको हम मेज़र कर रहे थे उसकी फ्रैक्शनल एरर्स के n टाइम्स के बराबर होगी। इस प्रकार से हमने जितने भी पॉसिबल केसेस थे, हमने 5 पॉसिबल केसेस कंसिडर किया था, इन पांचों केसेस को हमने 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके अच्छे से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने के लिए चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एसोसिएट करते हुए उसको अप्लाई करते हुए हम लोग फाइनल रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। चलिए कुछ अगर अलग से नेक्स्ट बढ़ते हुए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। लेट द फर्स्ट न्यूमेरिकल कंसीडर्ड टू मेक clear the concepts whatever we have discussed, that is the question number 1 is the length, breadth and height of a rectangular block of woodwork measured to be length is equal to 12.13 plus minus 0.02 centimeter, breadth is equal to 8.16 plus minus 0.01 centimeter, height is equal to 3.46 plus minus 0.01 centimeter. Now the question is determine the percentage error in the volume of the block। यानी एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर है या हम कह सकते हैं क्यूबॉइडल है। उस क्यूबॉइडल ब्लॉक के तीनों पैरामीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दिए हुए हैं। हमें इसका अगर वॉल्यूम निकालते हैं, इस वुडन ब्लॉक का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें कितनी हमारी परसेंटेज एरर आएगी, इसको हमें ऑब्टेन करना है। हम जानते हैं कि अगर ये एक वुडन ब्लॉक है जो कि रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का अगर हमें या क्यूबॉइडल शेप होगा, ये क्यूबॉइडल शेप अगर है तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज द लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो दिस इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय द v देन वी कैन राइट v इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h। अगर हमारे पास ये आता है, हम यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर हम उसके फ्रैक्शनल एरर को इनटू 100 कर देते हैं तो वो उसकी परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बनने वाली जो फ्रैक्शनल एरर होगी हम उसको बोल सकते हैं डेल्टा v बाई v, और अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 बोल दिया। दिस विल बी इक्वल टू द fractional error in the delta in the quantity L, that can be written as delta L by L into 100. This will form the percentage error in the quantity L. Again we can write delta B by B, delta B by B into 100 plus delta H by H into 100। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि हम लोगों ने ये सभी क्वांटिटीज़ लेते हुए इनके बीच में प्लस लगाया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इन केस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो जो बनने वाले रिलेटिव एरर्स होगी जो बनने वाली फ्रैक्शनल एरर होगी रिजल्ट में, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के समेशन के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर एल बी एच मल्टीप्लाई के फॉर्म में थी, इनके बीच में बनने वाला जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो इन सभी के फ्रैक्शनल एरर्स के सम के बराबर होगा। इसलिए हम डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच बोल सकते थे, लेकिन हमें इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। यहाँ पे सब जगह 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 बोल देते हैं, या ये कह लीजिए 100 हमने कॉमन कर लिया। अब हमारे ऊपर से जो दिया गया है क्वांटिटी, यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू इतनी थी, ये डेल्टा एल को या एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी एल मेजर ऑफ द क्वांटिटी एल में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल की जगह 0.02 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू 12.13 प्लस डेल्टा B की जगह हम बोल सकते हैं 0.01 डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 8.16 प्लस डेल्टा H की हम जगह बोल सकते हैं 0.01 बाई 3.46 इंटू 100। अब ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है,
कैलकुलेशंस है। अगर हम इस कैलकुलेशंस को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, अगर हम उसको राउंडिंग करते हैं 2 डिजिट तक, तो वो रिजल्ट हमें मिलेगा 0.58%। सो दिस विल गिव द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइडल ब्लॉक। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम था वुडन ब्लॉक का, उसमें परसेंटेज एरर को 0.58% निकाल लिया। एक अगला क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पावर के टर्म्स में, उसको समझने के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू a टू पावर 4 इंटू b टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c इंटू d टू पावर 3/2। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके होम एग्जामिनेशन तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अभी आपने पढ़ा था कि जहाँ पे भी पावर आती है, अगर उस पावर में हम फ्रैक्शनल एरर्स को निकालना चाहते हैं तो पावर वही आगे की तरफ आ जाती है, n टाइम्स हो जाती है, n टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट मेजरेबल क्वांटिटी। हम लोगों ने अभी रिजल्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम अगर इसकी रिलेटिव एरर निकालना चाहें, यानी डेल्टा z/z को निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते थे, 4 टाइम्स, देखिए इसकी पावर थी 4, वो 4 आगे आ जाएगी डेल्टा a/a प्लस, देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, प्लस के रूप में आ जाएगा 1/3, इसकी पावर b की जो थी डेल्टा b/b। ये डिवाइड है, फिर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे डिवीज़न का केस भी हो तब पर भी एरर्स हमारी प्लस के फॉर्म में ही जाती है, लेकिन यहाँ पर पावर चूँकि 1 है तो हम इसको सिर्फ 1 इंटू डेल्टा c/c बोल सकते हैं, या 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसे केसेस में। फिर प्लस 3/2 डेल्टा d/d बोल सकते हैं। सो दिस विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन टू गेट द रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी z। अगर हमारे में यहाँ पर क्वांटिटीज़ के न्यूमेरिक वैल्यू दी होती, हम उसको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते थे। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जिसको कई बार आपके होम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a स्क्वायर b टू पावर 3 डिवाइड बाय c इंटू रूट ओवर d। If the percentage error of the measurement in the A, B, C and D are the 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in the x। अर्थात एक फिजिकल रिलेशन हमारा इस प्रकार से दिया गया है, इसमें जितनी भी इन्वॉल्व क्वांटिटी है उसमें बनने वाला परसेंटेज एरर पहले से दे रखा है। परसेंटेज एरर कितना कितना बन रहा है वो हमें दे रखा है, तो हमारे जो रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसमें कितनी परसेंटेज एरर की आएगी वो निकालना है। तो जैसा हम लोगों ने अभी इस केस में किया था वही केस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारा x की वैल्यू दे रखा है a स्क्वायर b टू पावर 3 डिवाइडेड बाई c अंडर रूट d। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एरर को हम बोल सकते हैं डेल्टा x/x इंटू 100। दिस कैन बी रिटन एज, देखिए a टू पावर 2 है तो हम 2 डेल्टा a/a प्लस 3 इंटू डेल्टा b/b प्लस 1 इंटू बोल सकते हैं, या 1 की करने की ज़रूरत नहीं भी है तो हम डेल्टा c/c, लेकिन यहाँ अंडर रूट d है, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं 1/2 डेल्टा d/d। यहाँ पे क्योंकि हमने परसेंटेज में लिया था, इसलिए इन सभी को भी परसेंटेज में करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इस सभी के परसेंटेज एरर्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। हम ये देखते हैं कि जो पहला एरर्स है, पहले जो क्वांटिटी ए थी उसके जो परसेंटेज एरर उन्होंने बता रखा था कि हमारा 4% है, तो हमारा डेल्टा a/a की वैल्यू 4% है, यानी हम 2 इंटू 4 बोल सकते हैं। परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 ले रखा है लास्ट में, तो ये हमारा 4 होगा प्लस 3 डेल्टा b/b इंटू 100, डेल्टा b/b इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी b, दैट इज गिवन एज द 2%, सो वी कैन राइट 2 प्लस डेल्टा c/c इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी c is given as the 3%, so we can write 3, and the next one percentage error in the quantity d is the 1/2 1%, so we can write 1/2 into 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आता है, देन दिस रिजल्ट बिकम्स 17.5। और यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे थे हम लोग, परसेंटेज एरर निकाल रहे थे, इसलिए हम इसको बोलेंगे 17.5%। सो लाइक दिस many more other numericals we can solve. Try to solve as much as problems you can get from this topic, and definitely you will get the mastery over this one.
एग्जामिनेशन में इस तरह के न्यूमेरिकल्स फिर आपको परेशान नहीं करेंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। काफ़ी सिंपल टॉपिक था और हम लोगों ने काफ़ी इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप इसको यूज़ करते हुए एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो वेल जेंटलमैन, टुडे आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर our discussion. If you like this discussions, if you like whole this discussion and you understand, then try to subscribe and watch the video completely, and don't forget to like, share and subscribe with your friends and with your near and dears. Thanks a lot and bye bye till next video. Thanks.